मैं आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित सभी टीचर्स का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है। मैं जानता हूं इस सभागार में या जम्मू रीजन में और भी शिक्षक होंगे, लेकिन सीमित संख्या होने के कारण पुरस्कार कुछ ही लोगों को मिलता है। हमारे देश में त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। इसकी चर्चा देश में नहीं विदेश में भी होती है कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है, आनंद और उत्सव का देश है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें हम जीवंत रूप से ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करते हैं जो दूसरे व्यक्ति की सुप्त आत्मा को जगाने का काम करता है, जिसका जीवन व्यवसाय नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण करना होता है, जो किसी चीज में श्रद्धा विश्वास के बिल्कुल खिलाफ है बल्कि वो हर चीज में संदेह पैदा करता है, वही शिक्षक है। नई जिज्ञासा जागृत करता है युवाओं में, वही शिक्षक है। इसके अलावा शिक्षक एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करता है जो समय और समाज की जरूरतों के अनुकूल हो। विद्यार्थी के रूप में तैयार की गई शक्तियां भविष्य में तीव्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुगम बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे कि हमें ऐसे टीचर चाहिए जो अपने ज्ञान और पांडित्य के लिए प्रसिद्ध हों, जो अध्यापन के साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहने के लिए भी सदैव उत्सुक हों। वो मानते थे कि शिक्षण टीचिंग कोई व्यापार नहीं है बल्कि एक मिशन है, और सभी टीचर्स को चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बैलेंस बनाते हुए सांस्कृतिक विरासत को भी कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसका विचार सदैव अपने मन में रखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रोफेसर कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर राजपूत, ऐसे अनेक शिक्षाविदों ने भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश की युवा पीढ़ी को एक ऐसा उपहार दिया है जिसका लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के अनुसार क्लासरूम में बच्चे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें, ये नई शिक्षा नीति हमें दे रही है। इसके लिए आवश्यक है कि वह विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को भी देखें, समझें तथा नए तार्किक एवं रचनात्मक सोच को विकसित करें, और टीचर्स ऐसा वातावरण बनाएं जिससे स्टूडेंट्स के मन में विश्वास की जगह जिज्ञासा पैदा हो, संदेह का जन्म हो। आज यहाँ उपस्थित सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैं एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। सन 1900 में अमेरिका में पूरे विश्व की एक नई क्रांति को जन्म देने वाला एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एयरक्राफ्ट इन्वेंट करने का रिसर्च शुरू हुआ। एक टीम को सैमुअल लैंगली लीड कर रहे थे। वह मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उनके पास गवर्नमेंट की फंडिंग थी। वैज्ञानिकों की एक बड़ी भारी टीम थी और उन्हें कहा गया कि आपके रिसर्च में कभी भी पैसे की कमी सरकार नहीं होने देगी। उनकी पूरी टीम एक बड़े आलीशान ऑफिस में काम कर रही थी और एकमात्र लक्ष्य उनका था ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना, ऐसी फ्लाइंग मशीन बनाना जो भविष्य में पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखती है। उनके आलीशान ऑफिस से कोई 200-250 किलोमीटर दूर दो भाई थे, अमेरिका के ही निवासी थे, विल्बर और ओलिवर। आगे वो राइट लिखते थे, विल्बर राइट और ओलिवर राइट। इसी लक्ष्य के साथ वो भी काम कर रहे थे। अंतर इतना था कि सैमुअल के पास सरकार का अथाह पैसा था, ऑफिस था, वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम थी। वहीं ये जो दोनों भाई थे, विल्बर और ओलिवर राइट,
के पास पैसे नहीं थे, उनके पास सरकार की कोई फंडिंग नहीं थी, उनकी टीम में एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जिसके पास स्कूल की कोई डिग्री हो, उनके पास आलीशान ऑफिस भी नहीं था, बल्कि पूरी टीम साइकिल के एक वर्कशॉप में काम कर रही थी। सैमुअल और राइट ब्रदर्स ने 3 साल पूरे जुनून के साथ फ्लाइंग मशीन पर काम किया और 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स और उनके साथ काम करने वाले साइकिल मैकेनिक्स ने दुनिया में नया इतिहास बना दिया। लोग कह सकते हैं कि शायद ये भाग्य का खेल था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भाग्य का खेल नहीं था। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद राइट ब्रदर्स ने मौलिकता, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और टीम लीडरशिप का परिचय दिया। राइट ब्रदर्स ने अपनी टीम में बेहतर कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन को जन्म दिया। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी टीम में वाई यानी जिज्ञासा की आग जलाए रखी, जिससे ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में वो सफल हो सके जिसने पूरी दुनिया को बदल दी। यही जिज्ञासा, यही वाई एक दिन 1976 में कैलिफोर्निया के स्टीव वॉजनिक के मन में भी पैदा हुई। सवाल यह था कि क्या एक इंसान किसी बड़ी कंपनी की तरफ पावरफुल बन सकता है? क्या वो ऐसे सारे काम कर सकता है जो 100 लोग किसी कंपनी में बैठकर डेस्क पर काम करते हैं? उनकी इस जिज्ञासा ने विश्व का पहला एप्पल I कंप्यूटर विकसित करने में दुनिया की मदद की और अपने मित्र स्टीव जॉब्स के साथ मिलकर उन्होंने इंसान को एक ऐसी मशीन दी जिससे वह डेस्क पर बैठकर किसी भी बड़ी कंपनी की तरह ऑपरेट कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ मानव समाज में नई क्रांति पैदा करने वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सबकी शुरुआत जिज्ञासा से हुई है, क्यूरियोसिटी से हुई है। और यही बात प्रोफेसर जगमोहन राजपूत कह रहे थे। इसलिए आज मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने टीचर्स की बातों को सोचना, समझना और अगर उनसे एक सवाल की जिज्ञासा समाप्त होती है तो दूसरा सवाल जरूर तैयार रखना। ये प्रक्रिया आप जारी रखिए। समाज नई खोज तभी कर सकता है जब हमारे भविष्य निर्माता हमारे स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी पैदा कर सकें। हर बात को स्वीकार करने की बजाय नए सवाल कैसे खड़े किए जा सकें, ऐसा वातावरण बना सकें। टीम वर्क हो, कोलैबोरेशन हो, क्रिएटिविटी हो। आप देखिएगा कि जैसे जैसे ये खोज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके चीज़ों को परखने की, नए इन्वेंशन की इंटेंसिटी की भी गहरी होती जाएगी। आप वो सब कुछ जानने में समर्थ हो जाएंगे जो आपको क्लासरूम या सिलेबस कभी नहीं सिखा पाता है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिलेबस और क्लासरूम का कोई औचित्य नहीं है। ये सच है कि क्लासरूम और सिलेबस आपकी जड़ों को मजबूत करते हैं, वो आपके व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, वो आपकी यात्रा का आधार बनाते हैं, वो आपके भीतर वो सामर्थ्य पैदा करते हैं ताकि आप अपनी खोज स्वयं शुरू कर सकें। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जरूरी है कि क्लासरूम के बाहर जानने की प्यास, इंटेंस क्यूरियोसिटी आपके मन में पैदा हो। और अगर शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की तरफ बनना चाहे और उसकी कोशिश भी करे। मेरी इच्छा होगी कि हर एक स्टूडेंट अपने जैसा खुद बने। हर एक स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि हमारे कैंपस का ट्रेडिशन है कि टॉपर स्टूडेंट के पीछे चला जाए, उसका अनुसरण किया जाए। मैं समझता हूँ अब समय आ गया है कि हम इस ट्रेडिशन को समाप्त कर दें धीरे धीरे। हमें हर बच्चे को याद दिलाना होगा कि आप अपने जैसा बनिए। आप सबने प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा। हमेशा वो कहते थे, हर एक पत्थर, हर एक मार्बल के भीतर एक मूर्ति है। मूर्तिकार का काम सिर्फ इतना है कि वो उस पत्थर से एक्सेस मटेरियल
हटा दे ताकि पत्थर के भीतर की कला अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सके। अगर हमें भविष्य सुरक्षित रखना है, विद्यार्थियों की प्रतिभा को नई संभावनाओं से युक्त करना है, तो उसके यूनिकनेस को खिलने का अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था में आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं सभी शिक्षकों से, ऐसी व्यवस्था हमें बनानी चाहिए। एक्सेस मटेरियल हटाना यही गुरुजनों का, शिक्षकों का काम है। तभी तो स्टूडेंट्स के भीतर राइट ब्रदर्स की तरह क्रिएटिविटी, एडॉप्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन और लीडरशिप की क्वालिटी हम विकसित कर सकेंगे। और यही वो फैक्टर्स हैं जो भविष्य की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोशल प्रॉब्लम्स, हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की ताकत हमारी नौजवान पीढ़ी में पैदा कर सकेंगे और स्टूडेंट्स में नई सोच विकसित करने में भी मदद करेंगे। मैं एक सच्ची घटना का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूँ। सैकड़ों साल पहले इंग्लैंड के एक बड़े प्रसिद्ध जूते की कंपनी थी, शू कंपनी। हायर सेकेंडरी के 2 फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको अफ्रीका भेजा गया, जाओ वहाँ मार्केट की संभावना तलाशो और रिपोर्ट प्रस्तुत करो। दोनों अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने गए। कुछ दिन बाद उस कंपनी को एक ही दिन में उन दोनों ग्रेजुएट्स ने अलग अलग रिपोर्ट भेजी। एक ने लिखा था सिचुएशन होपलेस, नो वन वियर्स शूज हियर, और दूसरे ने लिखा ग्लोरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दे हैव नो शूज हियर। हर एक स्टूडेंट की जब अपनी क्षमता विकसित होती है तो उसके भीतर पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं विकसित होती हैं, होपलेसनेस नहीं। और उस पॉसिबिलिटी के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी शिक्षा पद्धति, पूरा एजुकेशन सिस्टम घूम रहा है। मैं आप लोगों से बहुत संक्षेप में कोविड पैंडेमिक से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करूंगा। 5 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से इस पैंडेमिक की पुष्टि की थी। हम सब साक्षी हैं कि उसके बाद दुनिया कैसे बदल गई। हम सब ने मिलकर के उससे होने वाली चुनौतियों का सामना भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने पूरे दुनिया के सामने अपने पुरुषार्थ का परिचय भी दिया। हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। अपने देश में वैक्सीन भी विकसित की, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भी पहुंचाई। डॉक्टर्स, नर्सेस, इसेंशियल वर्कर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, सभी ने सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ देश को आपदा से उबारने में मदद की। पूरे समाज के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन एक वर्कफोर्स ऐसा भी था जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया। जब हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस सर्विस सब ठप पड़े थे, दुनिया रुक गई थी, तब एक देश को दूसरे देश से जोड़ने, एक परिवार को दूसरे परिवार से कनेक्ट रखने में, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ मुहैया कराने में इंटरनेट वर्कर्स ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेक्नीशियन ने रिमोटली स्कूलों में टीचर्स के घर पर इंस्टॉलेशन, कनेक्टिविटी, रिपेयरिंग सुनिश्चित की। उस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म की वजह से एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ जिसने पूरी दुनिया में वर्क कल्चर को ही बदल दिया। और आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इज ए न्यू नॉर्म ऑफ दिस इकोसिस्टम। उसी प्रकार आज जरूरत इस बात की है कि हम एजुकेशन का इकोसिस्टम कैसा तैयार करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतना मजबूत आधार हमें मिला है कि हम स्कूल को किसी शहर या किसी गांव के इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले स्कूल को शहरों के अन्य इंस्टीट्यूशन से अलग देखा जाता था, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि स्कूल लोकल कम्युनिटी, लोकल बिजनेस तथा अन्य इंस्टीट्यूशंस से कनेक्टेड हों ताकि स्टूडेंट्स लोकल समस्याओं और लोकल संभावनाओं से भी जुड़ सकें। अगर हम एजुकेशन को एक इकोसिस्टम की तरह स्थापित करने में सफल होते हैं तो आने वाले दशकों में होने वाले बदलाव के मुताबिक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग योग्यता भी बढ़ेगी। वो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और उसके मूल्यों को समझने में भी समर्थ और सक्षम होगा।
किसी अखबार में मैंने पढ़ा था कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट सिखाने के साथ साथ उन्हें महीने में एक दिन गांव लेकर के जाया जाता है और बच्चों को वहां रखने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के बीच इंटरेक्शन करने का अवसर भी मिलता है। स्टूडेंट्स न सिर्फ उनकी समस्याओं या चुनौतियों के बारे में समझते हैं बल्कि उनका समाधान ढूंढते हैं, और जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको आती है उतना ही जल, जंगल, जमीन से कैसे आदिवासी जुड़ सके इसके लिए उन्हें तैयार करते हैं, उनकी मानसिकता बनाते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज की समस्याएं गहरी होंगी, स्टूडेंट्स को भी प्रकृति से जुड़ने तथा मॉडर्न साइंस को मानवता के बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। और साथियों, मुझे लगता है कि एजुकेशन का इकोसिस्टम इसलिए जरूरी है, कल्चर, नेचर के नज़दीक जाकर स्टूडेंट्स के भीतर की भी पॉसिबिलिटी को नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है। हम बात बात में हमेशा स्टूडेंट्स से नए इन्वेंशन करने के बारे में कहते तो हैं, लेकिन हम कभी उसे सेल्फ इन्वेंशन के बारे में कम प्रेरित करते हैं। एजुकेशन इकोसिस्टम पहले सेल्फ इन्वेंशन से शुरू होगा और स्टूडेंट्स को तब बाहरी इन्वेंशन करने और सफलता के चरम शिखर को छूने का अवसर मिलेगा। हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम था पुराने जमाने में, और विकसित करने का प्रयास किया गया था। वो कासरगोड एक जगह है केरल में, प्रोफेसर राजपूत जानते हैं, वहीं तक दुर्भाग्य से वो सिमट कर रह गया। कासरगोड को सब भाषा संगम भूमि कहा जाता है। लंबे समय तक यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। यहीं 1926 में पीकेलू नायर तथा एसी कानन ने नेशनल संस्कृत स्कूल की स्थापना की थी। सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के अलावा बच्चों को सप्ताह में एक दिन आसपास की जो रिहायशें थीं, कॉलोनीज थी, उनमें ले जाया जाता था। वो उन कॉलोनीज की सफाई करते थे। उस अभियान को कहा जाता था मिशन ऑफ एजुकेटिंग द ब्रेन विद द हेड। और अगर बापू को आपने सुना है तो बार बार एक बात कहते थे गांधी जी कि आप जो किताब में पढ़ते हो, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हो, वो दिमाग में कम जाता है। हाथों का प्रयोग करके जो सीखते हो वो जल्दी समझ में आता है। मेंटल और लेबर स्किल के बैरियर को तोड़ने में क्या हम सहायक सिद्ध हो सकते हैं? स्टूडेंट्स की जड़ों को मजबूत करने में क्या हम सहायता कर सकते हैं? और इसलिए मैं मानता हूँ एनएसए, स्काउट एंड गाइड के अलावा सभी स्टूडेंट को एनसीसी, इन सब व्यवस्थाओं से भी जोड़ने की जरूरत है। आज मैं सभी टीचर्स से एक और आग्रह करना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी में आज इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर वर्कफोर्स कैसी होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। उसकी भविष्यवाणी करने का तो जोखिम आज कोई नहीं उठा सकता है। मैं 20वीं सदी के शुरुआत की 2 भविष्यवाणियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहली भविष्यवाणी एक सिक्योरिटी रिसर्च फर्म ने की थी। 2020 तक समाज में बेहतर ट्रेनिंग लेकर एनिमल आदमी की जगह काम करेंगे और शायद गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन गोरिल्ला भर्ती किए जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी मिशिगन सेविंग बैंक के एक मैनेजर ने की थी और उसने अपने कस्टमर को चेतावनी दी थी कि हेनरी फोर्ड के रिसर्च में पैसा मत लगाना, क्योंकि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति कार जैसी चीज नहीं बना पाएगा और 100 साल बाद हमें घोड़े की ही सवारी करनी होगी। ये दोनों भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। इसलिए आपने देखा होगा कि अब बदलते समय के साथ प्रेडिक्शन की बजाय हर एक सेक्टर में, चाहे वो बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो, वहाँ एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है फ्यूचर प्रूफिंग। और उसमें आप सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करते बल्कि परिवर्तन को एंटिसिपेट करके एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास करते हैं जो बदलाव के प्रभाव को कम कर सके और समाज आसानी से उसके साथ आत्मसात हो सके, एडजस्ट हो सके। मैं मानता हूँ
अब स्कूल को भी इस टर्म को अपनाना होगा। फ्यूचर प्रूफिंग से मेरा आशय यह है कि स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल यानी बेसिक नॉलेज तथा अप्लाइड स्किल के मिले जुले स्वरूप को सीखने के लिए प्रोत्साहित हमें करना होगा। आज स्टूडेंट्स के पास जितनी इंफॉर्मेशन है, नए टूल्स के बारे में जितनी जानकारी है, शायद वह कुछ केसेस में हमारे पास भी नहीं है, कई टीचर्स के पास भी नहीं होगी। टीचर्स नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप के बारे में उतना नहीं जानते होंगे जितना विद्यार्थी जान रहा है। इसलिए अब टीचर्स को ये सोचना है, मुझे क्लासरूम में टीचिंग करनी है या उसकी मेंटरिंग करनी है, ताकि बेसिक नॉलेज के साथ अप्लाइड स्किल्स जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और लाइफ स्किल्स जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटीज ये स्टूडेंट्स में विकसित हो सकें। हमें बच्चों के भीतर इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, बल्कि उनके भीतर जो अनगढ़ डायमंड मौजूद है उसे तराश कर बाहर निकालना है। हमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं पैदा करनी है, बल्कि उनके भीतर एक स्ट्रांग कैरेक्टर, दया, करुणा, प्रेम की भावना जागृत करनी है। समाज निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है हर एक स्कूल, और मैं गुरुजनों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, हर एक स्कूल इस बात का विशेष ध्यान दे कि स्टूडेंट के भीतर कंपटीशन की कटुता नहीं, बल्कि भविष्य के संकल्पों को पूरा करने की दृढ़ता और ह्यूमिलिटी हो। क्योंकि जितना अहंकार होगा ज्ञान अंदर नहीं जा सकता है, जितनी विनम्रता होगी मैं समझता हूँ ज्ञान जल्दी से सीखा जा सकता है। हम सब जानते हैं आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चांद पर पहुंचे हैं, जिक्र हुआ। विद्यार्थी अगर असफल हो गया तो उसे कोसने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 2 अगर असफल न होता तो चंद्रयान 3 को सफलता नहीं मिलती। इस बात को हमें बराबर ध्यान रखना है। हम चांद पर पहुंच गए, सूर्य की स्टडी के लिए हम तैयार हैं। अब हमारा सपना इस महान राष्ट्र को दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बनाना है। राष्ट्र सेवा सर्वप्रथम के संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ें। और मैं समझता हूं कि जो भी बड़े परिवर्तन दुनिया में हुए हैं, ये प्रोफेसर राजपूत बता रहे थे, श्रीनगर में भी मैंने ये बात कही। एक समय था जब दुनिया की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 25% का था, हमारा हिस्सा 1/4 था। सोने की चिड़िया हम जरूर कहे जाते थे, लेकिन सोने की खदान हमारे पास नहीं थी। हमारा कंट्रीब्यूशन इसलिए था कि हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे शिक्षक, शोध की हमारी प्रक्रिया, हम जो प्रोडक्ट बनाते थे दुनिया में वैसे प्रोडक्ट कहीं नहीं बनते थे। इसके कारण हम आर्थिक रूप से संपन्न थे। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक अवसर दिया है। मैं आभारी हूं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने तत्परता से इसे जमीन पर लागू किया है। लेकिन मैं जानता हूं कागज में लागू होना और व्यवहारिक रूप से बच्चों के बीच उतारना, दोनों के बीच अंतर रहता है। क्या हम आज संकल्प ले सकते हैं कि जो काम हमने कागजों में किया है वो सुदूर अंचल में रहने वाले एक विद्यालय के बच्चे तक भी हम ले जाएंगे? अगर ये संकल्प हमने लिया तो यही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर राधाकृष्णन को दी कि आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारी बच्चियों की शिक्षा, जिस जिले में मैं जा रहा हूं, रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि कितने पुरुष शिक्षित हैं, कितने महिलाएं शिक्षित हैं। अभी बड़ा अंतर है। क्या सभी शिक्षक, सारे प्रिंसिपल, पूरा शिक्षा विभाग आज ये संकल्प ले सकता है कि आने वाले 5 वर्ष में इस गैप को भर देंगे और एक बच्ची ऐसी नहीं होगी जम्मू कश्मीर की जिसे पढ़ने का अवसर न मिले? मैं समझता हूँ यही सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम डॉक्टर राधाकृष्णन को दे सकते हैं तो ये आयोजन की सफलता होगी। मैं फिर से सारे शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, जिनको पुरस्कार मिला है उन्हें बधाई देते हुए, आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।